स्ट्रगल भी थी, रोमांचकारी भी रहा। वैसे-वैसे आगे दूसरों को भी जो मेरे पास था वो देता हुआ चला गया। बिल्कुल। मैंने शिक्षा जगत में आके कोई गलती नहीं की है। बिल्कुल। 3 बहनों ने तीसरी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। जी। अगर अध्यापक खुद को अपडेट नहीं करेगा तो हम बच्चों को अपडेट नहीं कर पाएँगे। जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों से हुई, बच्चे के डाइवर्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। उस समय की मजबूरी थी। कोविड के दौरान बच्चे विद्यालयों में नहीं पहुँच पा रहे थे। बतौर टीचर, बतौर अध्यापक मैं कहता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आज इसके विपरीत कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो विद्यालय में पहुँचते हैं और कहते हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ड्रग एडिक्ट बच्चे को हम डिस्कार्ड कर दें, नेग्लेक्ट कर दें? और हम छुप-छुप के वो कॉमिक्स पढ़ते थे, इंटरेस्ट था हमारा और वो इस प्रकार से अगर अध्यापक बनेंगे तो हम और जो कोख में पल रहा बेटा था, उसने उसको सीख लिया। वाटर बॉटल में वेपन लेके आता है बच्चा, चाकू लेके आया, लंच बॉक्स में बच्चा गन ले आया। अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी जितना अच्छा क्रिकेट में कर पाए उतना अच्छा एकेडमिक्स में नहीं कर पाए। और क्या कारण मानते हैं बच्चों में सहन शक्ति नहीं है या माँ बाप का दबाव है? जी। ये प्रेशर है, ये दबाव है, ये स्ट्रेस है। हर बच्चा स्ट्रेस्ड है। अपना जीवन खत्म कर लें यह निर्णय लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। जमीन जायदाद, बहुत पैसा उसके पास था, सब कुछ छोड़ के उसने जीवन जीना शुरू किया। मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम शिक्षा जगत में लगातार नई नई शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं ताकि शिक्षा का ज्ञान आम जन तक पहुंच पाए, हमारे बच्चों तक पहुंच पाए, हमारे समाज तक पहुंच पाए। उसी कड़ी में आज हमारे साथ मेहमान बने हैं हमारे सोनीपत से डॉक्टर मुकेश कुमार जी, जिनका 25 सालों का अनुभव आज आपकी जिंदगी में नई रोशनी भरने वाला है। एक ज्ञान की नई जो उमंग भरने वाला है। बहुत सी बातें, बहुत सी चर्चा करेंगे आज डॉक्टर मुकेश कुमार जी के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में डॉक्टर मुकेश कुमार जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज ये एक राइटर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, टीचर ट्रेनर भी हैं, अध्यापकों को ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से हमने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, किस तरह से जो शिक्षा बच्चों तक पहुंचानी है। बड़ी ट्रेनिंग देते हैं टीचरों को, अध्यापकों को। आज तमाम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द सिटी न्यूज में। धन्यवाद आपका। जी सर। सिटी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया सर। आप प्रिंसिपल से लेखक, शिक्षा सलाहकार बने, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? आपने थोड़ा यात्रा के बारे में बताइए। बहुत अच्छा सफर रहा जी। स्ट्रगल भी थी, रोमांचकारी भी रहा। जब अध्यापक रहा उस समय के चैलेंजेस कुछ और थे जी। जब प्रिंसिपल बना उस समय के चैलेंजेस कुछ और थे जी। और अब अलग अलग विद्यालयों में बतौर सलाहकार, बतौर एडवाइजर जाता हूँ तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है और जो मेरे पास मेरे अनुभव से जुड़ा उससे अलग अलग विद्यालयों को लाभ मिलता है। तो ये जो सफ़र है ये धीरे धीरे अनुभव के आधार पर होता चला गया। जी। जब अध्यापन के क्षेत्र में था तो लगा कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। तब एडमिनिस्ट्रेशन में आया। जब एडमिनिस्ट्रेशन में 17 साल काम किया तो बहुत सारी नई नई चीज़ें स्कूल के लिए की, बाहर की, ऑथर का काम किया, रिसोर्स पर्सन का काम किया। जी। तो बहुत सारे अध्यापकों से मिलने का मौका मिला, उनके विचार सुने, तो मुझे भी बहुत लर्निंग हुई। बिल्कुल। तो जैसे जैसे सीखता गया वैसे वैसे आगे दूसरों को भी जो मेरे पास था वो देता हुआ चला गया। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया पढ़ाई के बाद आप एजुकेशन में आ गई, एजुकेशन लाइन पकड़ ली और आपने पूरा अपना जीवन जो है शिक्षा जगत को समर्पित कर दिया। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, शुरू से ही मैं एक अध्यापक बनना चाहता था।
इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे फादर भी अध्यापक रहे हैं, वो प्राचार्य भी रहे, और जब मैं कॉलेज में आया, उस समय डॉक्टर आर.एस. मलिक जी मेरे प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, जी, जिन्होंने मुझे पढ़ने का और किताबें लिखने का बताया कि ये बहुत आसान है, सरल है, आप अच्छे से कर पाएँगे, तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात करें तो आपके 25 वर्षों का जो सफ़र था, 25 वर्षों में कौन-सा ऐसा क्षण जिसने आपको एक अटके सुकून दिया? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रही हैं जहाँ पर ये लगता है कि मैंने शिक्षा जगत में आके कोई गलती नहीं की है। बिल्कुल, परंतु अ, एक सैटिस्फैक्शन जो क्लास में पढ़ाने के बाद एक अध्यापक को आता है, जी, जी, उससे बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल। आज भी जब मैं टीचर्स के साथ बातचीत करता हूँ, आप उसको वर्कशॉप कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते जी, हैं, जी, तो जब मुझे आभास होता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से टीचर्स के साथ बातचीत की है, काउंसलिंग अच्छी हुई है, कुछ नया उनको दिया है, उनका इंटेक बहुत बढ़िया रहा है, जी, और वो एप्रिसिएशन जब वहाँ से मिलता है, तो वो क्षण बहुत ही बढ़िया रहता है। बिल्कुल। तो वो सैटिस्फैक्शन के साथ काम करें, तो मेरे हिसाब से यही वो क्षण है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात करें आज से पीछे 25-30 साल यानी कि 3 दशकों में, शिक्षा जगत में विद्यार्थियों में क्या बड़े बदलाव देखने को जो आपको मिले हैं? काफ़ी परिवर्तन हुआ है। देयर इज़ अ सी चेंज इन द पर्सनैलिटी एंड थॉट प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। जी, बच्चे जब से मोबाइल फ़ोन के टच में आए हैं, तब से आप ये मानिए कि वो इम्पेशेंट हो गए हैं। बिल्कुल। माँ-बाप का सम्मान कम हुआ है, अध्यापक का सम्मान कम हुआ है, जी, और जिस प्रकार से संयुक्त परिवार टूट के एकाकी परिवार बने, जी, बच्चे अपने आप तक सीमित हो गए हैं। और ये जो परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिला है, आज के न्यूज़पेपर में भी छपा है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से 3 बहनों ने तीसरी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली, जी, और कितने ही हमारे छात्र ऐसे हैं जो आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं जी, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। ये उनके व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। और ये व्यवहार का परिवर्तन जो है, इसका ज़िम्मेदार हमारी शिक्षा प्रणाली को हमें कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हमारे छात्र को इस प्रकार का नहीं बना पाए कि क्या निर्णय किस समय लेना है, तो उसमें हमारी चूक है। बिल्कुल। सर, आज से 25 साल पहले जब आपने शिक्षा जगत में कदम रखा, एज़ ए प्रिंसिपल बनकर आए, एज़ ए टीचर बनकर आए, उस समय के बदलाव कुछ और थे, आज कुछ और चीज़ें शिक्षा जगत में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन आपने अपने आप को कैसे अपडेट किया, कैसे विकसित किया? देखिए पहले से ही वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस मैं अटेंड करता रहा हूँ, जी, वो चाहे सीबीएसई की रही हों, या वो कोई कहीं पे भी पब्लिकेशन हाउसेस ने करवाई हैं, या मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, वो किया। इसके साथ-साथ एक काम जो मैंने किया, वो है मेरी रीडिंग हैबिट्स बहुत बढ़िया हैं। जी, मैं आप मेरी पर्सनल लाइब्रेरी विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे एक विद्यालय की लाइब्रेरी मेरे घर में है। बिल्कुल। तो किताबें पढ़ने का शौक रहा है, और कोई ऐसा बुक फेयर नहीं था कि मैं ना गया हूँ, किताबें ना खरीदी हों, जी, दिल्ली गया हूँ तो पुस्तक ज़रूर खरीद के लेके आया हूँ, और ये पढ़ने की हैबिट ने बहुत कुछ सिखा दिया। इसी से बदलाव भी आया है। आपने आज के चेंजेज़ की बात की, आज के चेंजेज़ में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया है। जी, पीछे कोडिंग को लेके बहुत सी उत्साहित थे अध्यापक भी और छात्र भी। तो ये चेंजेज़ समय के साथ आएँगे। जब आपने आज मोबाइल फ़ोन खरीदा, अपना लैपटॉप खरीदा, और वो 2 दिन 3 दिन बाद वो पुराना हो गया, तो समझिए कि कितनी तेज़ गति से परिवर्तन चल रहा चल है। रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल वो सर। चलेगा और हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, हमें अपडेट होना पड़ेगा, हमें अपनी ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा। अगर अध्यापक खुद को अपडेट नहीं करेगा, तो हम बच्चों को अपडेट नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल सर। जैसा आपने बताया कि लाइब्रेरी और आप किताबें पढ़ने के शौकीन भी हैं। तो अगर पीछे इतिहास में नज़र दौड़ाएँ, तो जितने भी इतिहास रचने वाले हुए, तो सब ने जो किताबें पढ़ने के शौकीन थे, तो कह सकते हैं कि किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है। किताब आपका अच्छा साथी है। जी, अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको उन सब चीज़ों का पता लग जाएगा जो आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल। इतिहास लोग पढ़ते हैं, उनकी डेट्स याद करते हैं। मेरा मानना है कि अगर इतिहास को ढंग से पढ़ा जाए तो भूतकाल में जो गलतियाँ
हमारे पूर्वजों से हुई, शायद वो गलतियां उनको पढ़ के हम ना करें। बिल्कुल। हाँ सर, आज की अगर बात करें बच्चे, स्टूडेंट स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्या बड़ी गलतियां जो कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहली गलती तो है, जो सीनियर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, वो स्कूलों को छोड़ के वो कोचिंग सेंटर्स पे जा रहे हैं कोचिंग लेने के लिए, जी। और इससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो प्रेशराइज महसूस करते हैं, और उनका जो जीवन है वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उन्हें लगता है कि वो बहुत अकेले हो गए हैं। जी। तो हर समय आपको एक ही बात कही जाए, आपके नंबर कितने आए, कितनी तैयारी हुई, कल टेस्ट था क्या हुआ, अगर इसी प्रकार की बातचीत चलती रहे बच्चे के साथ, तो माँ-बाप और अध्यापक भावनात्मक तौर से कभी भी उन बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो ये मैं अभिभावकों को, माता-पिता को भी कहना चाहूँगा कि विद्यालय एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वो सिर्फ़ किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ़ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उसको मंच भी दिया जाता है, उसको संगीत का नॉलेज भी दिया जाता है, उसको डांसिंग स्किल्स भी डेवलप की जाती हैं। तो ये हैं, ये स्ट्रेस बस्टर्स भी कहलाते हैं। अब कोचिंग सेंटर्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर एक ही प्रेशर है कि आपने आज इतने चैप्टर्स करने हैं, इतना रिवीजन करना है, परसों इतना टेस्ट देना है। तो ये एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है जिससे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। कहीं ये ना कहीं पहली बच्चों पर प्रेशर बनाया जाता है। प्रेशर बना है, ये पहली कमी जो बच्चे आजकल सोचते हैं कि मैं नॉन अटेंडिंग ले लूँ, मैं स्कूल में ना जाऊँ, मैं कोचिंग सेंटर पे चला जाऊँ। फिर दूसरी सबसे बड़ी जो आज की दिक्कत सामने आई है, वो यह है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत कनेक्टेड रहने लगे हैं। किताबों से दूर हो रहे हैं। तो किताब भी पढ़नी है तो मोबाइल फ़ोन पे पढ़ते हैं। तो अपने नोट्स नहीं बना पाएँगे, और जो इंटरेस्ट किताब पढ़ने में है, वो इंटरेस्ट मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन की एक ऐप खोलेंगे तो दूसरी ऐप अपने आप खुल जाती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप क्या सोचते हैं, एक बार आपने कुछ सोचा, वो मोबाइल पे दिखाई दे जाता है। बच्चे के डाइवर्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। उसी से रिलेटेड आगे से आगे जो मटेरियल मिलता है। जी, स्क्रीन टाइम जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका अनुमान अब माँ-बाप को भी नहीं है कि किस तरीके से उनको मोबाइल फ़ोन से दूर किया जाए। और तीसरी जो सबसे अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अध्यापकों की संगत में रह के सीखते थे, अब थोड़ा-सा जो एक टीचर और टॉट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एक गुरु-शिष्य का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें भी बदलाव, परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जिज्ञासा होती थी बच्चे को, वो अध्यापक के पास जाता था सीखने के लिए, मुझे ये बताइए जी, मुझे वो बताइए जी, ऐसा कैसे हो गया जी? तो एक सम्मानपूर्वक वो टीचर के साथ वार्तालाप करता था। परंतु आज बच्चे को जिज्ञासा अगर है, तो वो चैट जीपीटी से तो पूछेगा, लेकिन अध्यापक से नहीं पूछेगा। अगर कहीं न कहीं फ़ोन से कनेक्ट हो गए बच्चे तो अपने टीचर से व्हाट्सएप पे बात कर लेगा, फ़ोन पे बात कर लेगा, तो वो मान-सम्मान जो नहीं बरकरार नहीं रहा। जी। बिल्कुल। जैसे आपने बात की कि पहले सम्मान होता था टीचर के प्रति, एक डर भी होता था, लेकिन आजकल वो चीज़ें नहीं रही, कहीं न कहीं मोबाइल बड़ा कारण है। जी। तो जैसा आपने मोबाइल का ज़िक्र किया, तो कहीं न कहीं स्कूल ज़्यादा ज़िम्मेवार नहीं है सर इसमें? ऑनलाइन एजुकेशन पिछले लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन दी, मेरे हिसाब से ज़्यादा उस टाइम बच्चों को मोबाइल जो हाथ में पकड़ा दिया। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने वाला जो आप बता रहे हैं, उस समय की मजबूरी थी। कोविड के दौरान बच्चे विद्यालयों में नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन उस समय विद्यालयों ने सभी अभिभावकों से, माँ-बाप से ये निवेदन किया था कि जब क्लासेस लगें, तब वो बच्चे के साथ बैठें। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो बच्चे को हमने मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया और उसको फ्री छोड़ दिया कि आपने जो देखना है, जो करना है, गेम खेलना है, आप करें। उसपे स्कूल से क्लासेस चलती थी, और वो स्कूल की क्लासेस भी टू वे प्रोसेस था कि बच्चा कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न भी पूछ पाए, और टीचर जो बताना चाहता है वो टीचर बता भी पाए, और वही टीचर उसके सामने हो जिस टीचर को वो जानता है, पहचानता है, हमेशा उससे पढ़ता रहा है, उसके टच में है। तो वहाँ भी जो इमोशनल कनेक्ट था, जो सोशल बॉन्डिंग थी, वो आती है। परंतु आप मोबाइल पे कोई ऐसी चीज़ें देखें जिससे आप कभी मिले ही नहीं, आपने कभी वो किया ही नहीं, तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ये कहना कि स्कूल्स ने मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के हाथ में पकड़ाए हैं, मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं रहेगा। तो मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग करना भी बच्चे को आना चाहिए, माँ-बाप को सिखाना चाहिए, और हम लोग स्कूल्स में
अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बच्चों को बताते हैं, माँ बाप के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी कराते हैं जी, कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, बच्चे को मोबाइल पे देखना क्या चाहिए, क्योंकि मोबाइल एटिकेट्स भी हैं। जी, हमने बिना मोबाइल एटिकेट्स बताए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया तो उसका जिम्मेदार पूरा समाज है। हम सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों को ये जिम्मेदारी जी, नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, डॉक्टर साहब, आज का स्टूडेंट स्टडी, टेक्नोलॉजी और माइंड हेल्थ, इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकता देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा, है? जी, अगर हम इसके साथ चलेंगे तो हम अपने व्यवहार को भी ठीक रख पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और एडवांसमेंट, जिसको आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोलते हैं, उससे भी हम अपने आप को कनेक्ट रख पाएंगे। जी, और जो हमें चाहिए कि हम भावनात्मक तौर से अपने माँ बाप से भी जुड़े रहें, समाज से भी जुड़े रहें, अध्यापक से भी जुड़े रहें, वो भी हो जाएगा। तो हमें अपने भारतीय सभ्यता को और परंपरा को बनाए रखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ ये आपके इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। जी, आजकल मानो घर में कोई मेहमान आया है, वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है या कोई भाई हो सकता है। जी, जब वो आते हैं तो आपको पता लगेगा कि हमारा बच्चा जो है वो अंदर या तो टीवी देख रहा है, या उसके पास मोबाइल है, वो कोई गेम खेल रहा है, या लैपटॉप या आईपैड लेके बैठा जी, है। बाहर नहीं आएगा वो बच्चा ये विश करने के लिए कि मेरे चाचा जी आए हैं, मेरे ताऊ जी आए हैं, या कोई रिश्तेदार मामा आया है। तो ये जो बदलाव आया है बच्चे में, तो ये बदलाव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही है। और अकेला बच्चा हुआ है तो वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से है। इसमें दो राय नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि बच्चे को लैपटॉप चलाना ना सिखाएं, मैं यह नहीं कहता कि बच्चे को फोटोशॉप ना सिखाएं, वो करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो अगर स्क्रैच ना दिया जाए, कोडिंग ना दी जाए, एआई ना पढ़ाई जाए, या रोबोटिक्स ना पढ़ाई जी, जाए, जी, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा कहीं पिछड़ गया है। तो सभी विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी ही जा रही है। तो वो शिक्षा जो विद्यालय में दी जा रही है, तो वो उस बच्चे के लिए सफिशिएंट है। उसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट अध्यापक कर ही रहे हैं। हर स्कूल में आपको कंप्यूटर लैब मिलेगी, और वो अपडेटेड कंप्यूटर लैब्स हैं जहाँ पे बच्चे को पूर्ण ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, तो जो विद्यालय है, आप उसको, मैं अभी स्कूल लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर वो आप कॉलेज लेवल पे भी लेके जाएंगे तो वहाँ भी किसी भी कॉलेज को या स्कूल को परमिशन नहीं मिलती कि उनके पास अगर लैब्स नहीं है तो वो उन स्कूल्स को या शैक्षणिक संस्थानों को चला पाएं। तो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने का काम सारे शैक्षणिक संस्थान कर ही रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाके बच्चा क्या कर रहा है उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये फेसबुक, यूट्यूब या आपके इंस्टाग्राम आईडी हैं, इनको अगर स्क्रॉल करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे बच्चे अपना समय बिताते रहेंगे, तो उनका मानसिक संतुलन, जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की, वो मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। जी। क्योंकि वहां पे दुनिया भर की चीजें बच्चे के सामने आएंगी, और यह निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाएगा बच्चे के लिए कि वो क्या करे क्या ना करे। क्योंकि आज का जो जमाना है वो इस प्रकार का है। बॉम्बे में क्या हो रहा है बच्चा उसको पता करने की कोशिश करता है, बिल्कुल। उसके विद्यालय में क्या हुआ है शायद उसको ना पता हो। ना पता, बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं इन पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। जी। तो सर, अगर बात करें आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, खासकर 8वीं 9वीं 10वीं के बाद के बच्चे जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, लगातार स्कूलों में घटनाएं हो रही हैं। पीछे हिसार के प्रिंसिपल का मर्डर भी एक मर्डर बच्चे हुआ। द्वारा कर दिया गया। ऐसी घटनाएं होना बड़ा चिंता का विषय भी है। और क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार अभिभावक हैं या स्कूल है? काफी हद तक बतौर टीचर, बतौर अध्यापक मैं कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जी, क्योंकि अगर बच्चे इम्पेशेंट हुए हैं तो उनको पैसिफिक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। जी, और इस दायित्व में हम माँ बाप को भी निवेदन करते हैं कि वो हमारा साथ निभाएं। क्योंकि अगर ये एक ट्राइंगल है, बिल्कुल। टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, जी, अगर इस ट्राइंगल को ढंग से ना चलाया जाए तो समस्या गंभीर हो जाएगी, और ये समस्या गंभीर हो रही है। मैं पीटीएम पे जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो हमारे को निवेदन करते हैं कि जी बच्चा घर पे जो है ये काम नहीं करता है, आप कह देंगे तो कर देगा। बिल्कुल। मोबाइल ज्यादा यूज करता है, आप कह देंगे तो वो कम कर देगा। ये फल नहीं खाता है, आप कहेंगे तो ये फल भी खा लेगा। जी, तो बिल्कुल। ये टीचर का प्रभाव है आज भी। मैंने कहा कि टीचर का सम्मान कम हुआ, परंतु टीचर का प्रभाव आज भी है। बिल्कुल। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि
टीचर की ज्यादा बात मानेगा। बच्चे के मन में कहीं ना कहीं डर आज भी है। सम्मान आज भी है, जी, मैं उसको जी, डर जी। का नाम नहीं दूंगा, वो सम्मान इतना जी, बच्चा करता है। जी, और आप ये मानिए कि जब इतना सम्मान बच्चा करता है तो हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति और उस बच्चे के प्रति ज्यादा है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे के लिए क्या गलत है, क्या सही है। हमारी डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें जी। पेरेंट्स को भी काउंसल करना पड़ेगा और हमें बच्चों को तो काउंसल करना ही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट उस विषय के करियर की तैयारी कैसे करें जो आज अस्तित्व में है ही नहीं? देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें मिल चुका है। जी, इसमें काफी सारे बदलाव, परिवर्तन और अच्छे सुधार भी हुए हैं। जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉडर लेवल पे हमें मिली है। तो जो हमारे को एज एप्रोप्रिएट करिकुलम मिला है, हम उस पे स्टिक करके, उस पे रह के बच्चे को पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कल क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जी, जी, किस बिल्कुल, प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी इसका अभी किसी को आभास भी नहीं है। तो बिल्कुल। जो एट प्रेजेंट हमारे पास है, हम उसमें उसको पढ़ाएं, उसको बताएं। अब कई क्या करते हैं, मैंने कई स्कूल्स में देखा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कुछ और कहता है और वो जो ग्रेड 1 में होना चाहिए सिलेबस, वो केजी में कराना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चे के ऊपर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो बच्चा अपने बाल्यकाल में है, उसको अपना जीवन जीने दो, उसको जी, अपना बचपन एंजॉय करने दो। उसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि उसको आज ही इंजीनियर बनना है। तो बिल्कुल। इस प्रकार का दबाव बच्चों के ऊपर ना बनाया जाए। जी, बिल्कुल सर। आज के क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में एक अच्छे शिक्षक की क्या पहचान हो सकती है? देखिए, एक अच्छा शिक्षक अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के, बच्चों को उसमें शामिल करके, अपने जो लर्निंग आउटकम्स जो होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स उसने सेट किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले क्लासरूम में, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर क्लासरूम से बच्चा हंसता हुआ बाहर निकल कर ये कहता है कि आज सर ने जो मुझे पढ़ाया है जी, उसको पढ़ने में मुझे मजा आ गया और मुझे समझ भी आ गया, तो इससे बेहतर अध्यापक और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। सर बात करें तो आज से 10 साल, 20 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, तो अध्यापकों में सबसे बड़ी चुनौती क्या बनकर सामने आई? अध्यापकों की चुनौतियां काफी सारी हैं, मैं कुछ एक आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, पहली चुनौती तो है कि जो करिकुलम दिया गया है अध्यापक को, जी, उस करिकुलम में कुछ खामियां हैं। जी, वो करिकुलम जो है रोट लर्निंग पे बेस्ड है। हुँ, अगर वो स्किल बेस्ड होता तो शायद अध्यापक को उतनी समस्याएं नहीं आती। जी, एक चीज, दूसरी चीज, आजकल माँ बाप का कम सपोर्ट मिलता है। माँ बाप का पूरा सपोर्ट अगर अध्यापक को मिल जाए जी, तो बच्चा अपने रास्ते से कभी नहीं भटक सकता। बिल्कुल, क्योंकि पहले जब हम विद्यालयों में थे, पढ़ते थे, कोई गलती हमारे से हो जाती थी और अध्यापक हमें कुछ कह भी देता था, तो हम घर जाके कम बताते थे, क्योंकि माँ-बाप ने एक ही बात कहनी थी कि अध्यापक ने गलती नहीं की होगी, तुमने ही कोई शरारत करी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, पर आज इसके विपरीत है। आज इसके विपरीत कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो विद्यालय में पहुँचते हैं और कहते हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। बिल्कुल, तो इस प्रकार की जो एपिसोड्स, जो इंसिडेंट्स हमारे जी, सामने आए, तो बिल्कुल, उससे भी थोड़ा-सा अध्यापक के और अभिभावक के बीच में जो संबंध होना चाहिए, उस पे प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। इसके बाद जो बच्चे का व्यवहार है, उस व्यवहार की वजह से भी, और जो सोसाइटल प्रेशर है जी, बच्चे के ऊपर भी और टीचर के ऊपर भी कि बच्चे ने ये बनना ही बनना है, इतना कराना ही कराना है, ये प्रेशर जो है इसने भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमने पहले बात की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का युग है, डिजिटल युग है, लेकिन जो बच्चे इस राह से भटक जाते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं, उनको शिक्षक कैसे सँभाल सकता देखिए, शिक्षक को आप शिक्षक ना मान के उसको काउंसलर मानिए। है? जी, अगर काउंसलिंग करेंगे बच्चे की तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एक जी, बच्चा मानिए ड्रग एडिक्ट हो गया, तो जी, आपको क्या लगता है कि ड्रग एडिक्ट बच्चे को हम डिस्कार्ड कर दें, नेग्लेक्ट कर दें? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको प्यार से, प्रेम से, उसको बार-बार समझाकर, उसका साथ देकर, उसके साथ समय बिताकर उस बच्चे को भी वापस लाया जा सकता है। और किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मोबाइल की तरफ, लैपटॉप की तरफ ध्यान जी, बढ़ा है, तो उस बच्चे को हमें इस तरीके से एंगेज करना पड़ेगा कि जी, उसका ध्यान वहां से हटके वो दूसरी तरफ आ जाए, पढ़ाई की तरफ आ जाए, किताबों की तरफ आ जाए।
पहले जमाने में आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे जी तो उस समय कुछ कॉमिक्स आती थी बिल्कुल और हम छुप छुप के वो कॉमिक्स पढ़ते थे, इंटरेस्ट जी था जी हमारा और बिल्कुल वो अच्छी कॉमिक्स होती थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो गलत कॉमिक्स है। बिल्कुल तो आज की डेट में भी अगर कॉमिक फॉर्म में कोई कंटेंट बच्चे को दिया जाता है तो बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। जी तो इस प्रकार के कॉमिक बुक्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, पिक्चराइजेशन के साथ अगर जी हमारी बुक्स हो तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। बिल्कुल। आज जैसे बच्चे आजकल टेलीविजन में, मोबाइलों में कार्टून देखते हैं, हम्म, तो शायद वो कॉमिक्स देख पढ़ें इसी तो वजह नॉलेज बढ़ेगी से बच्चे जी की। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ सर, बात करें जो आज एजुकेशन लाइन में नए जो यंग जनरेशन एंटर कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो नए टीचर बन रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे? उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप टीचर बनना चाहते हैं या चाहते थे तो टीचर बने। जी, अगर आपके मन में ये हो कि भाई मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, मैं मजबूरी में टीचर बना, क्योंकि मुझे जो देखने को मिलता है वो ऐसा है कि चांस एंट्रेंस हमारी फील्ड में ज़्यादा है, जी, बाई चांस टीचर बने। बिल्कुल, अगर उनको कोई कहीं और मौका नहीं मिला है तो उन्होंने बीएड की और वो अध्यापक बन गए। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रकार से अगर अध्यापक बनेंगे तो हम होल हार्टेडली काम नहीं कर पाएंगे, 100% समाज को नहीं दे पाएंगे। तो टीचर अपने आप को ये माने कि वो एक समाज सुधारक के तौर पे काम कर रहा है। उसने अध्यापन के क्षेत्र में आके सिर्फ जो बुक में लिखा है वो नहीं पढ़ाना, बच्चे की सभी लाइफ स्किल्स को डेवलप करना है। बच्चा कैसे सोचेगा, क्या विचार लेके आएगा, किस प्रकार का व्यवहार उसका होगा, उसकी आदतों में परिवर्तन लेके आना, ये सब काम अध्यापक का है। और आपको अगर ये लगे कि टीचर बनने के बाद ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम तो सिलेबस पूरा कराने का है, जी, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है, फिर हम टीचर नहीं बन पाए। बिल्कुल सर, एक बड़ी ज़िम्मेवारी होती है टीचर के ऊपर। पूरा जो बच्चे का भविष्य है टिका होता है। बिल्कुल, बिल्कुल टीचर को कहीं न कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। और टीचर जहाँ बनाए जाते हैं, जिसको हम अपने यहाँ बीएड बोलते हैं, जी, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलप किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, मेरा उन संस्थाओं से भी निवेदन है कि कृपया नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स करना बंद कर दें। अगर जी, टीचर को ट्रेनिंग वहाँ बीएड की मिल जाएगी, कैसे पढ़ाना है, आज के टीचर को जो बीएड करके आता है उसको भी मैक्रो और माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रहता। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं। जी। तो बच्चों की शैक्षणिक बात करें, भावनात्मक सफलता के लिए माता-पिता की क्या भूमिका होती है और क्या होनी चाहिए? माता-पिता की अहम भूमिका है, क्योंकि माँ तो पहला विद्यालय माना गया है। जी, बिल्कुल। और जो संस्कार आएँगे वो परिवार से आएँगे, माँ-बाप से आएँगे। इसका मैं उदाहरण भाषा कैसे बच्चा सीखता है उससे देना चाहूँगा, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से संस्कार आएँगे, कहाँ से बोलने-चलने का तरीका, लहज़ा से बच्चा सीखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम कोई भाषा बच्चे को सिखाते हैं, जब बच्चा जब 4 साल का हो जाए तो विद्यालय आएगा। जी, पहले 4 साल बच्चा अपने घर पर रहेगा। बिल्कुल। जो उसके आस-पास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो उससे मिलते हैं, जुलते हैं, जिस भाषा का शब्द, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों को वो सीख जाता है, उसी भाषा को सीख जाता जी, है। बिल्कुल। कोई अध्यापक नहीं पहुँचा वहाँ बताने के लिए। जी, जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसको ये पता है कि इसको मेज़ बोलते हैं, इसको डेस्क बोलते हैं, इनको मैम बोलना है, बिल्कुल। तो वो नॉलेज लेके आया है, वो जी, भाषा सीख के आया है। तो घर से बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। और ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके ब्रेन का सबसे ज़्यादा विकास होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बच्चा इंप्रेशंस गैदर करता है, जी, उन इंप्रेशंस को गैदर करके वो फिर समाज में जाता है, विद्यालय में पहुँचता है। तो जो संस्कार देने का काम है, आदतें बनाने का काम है, ये घर पर बन जाता है। अगर कोई पिता अपने परिवार में सिगरेट पीता है, तो जी, आप सोचिए कि जो बच्चा उनको देख रहा है, तो वो सिगरेट पीने की आदत देखेगा, सीखेगा या क्या करेगा? तो बिल्कुल, जो देखता है बच्चा वही सीखता है। बिल्कुल। तो हमारे अगर भारतीय परंपरा की बात करें, दर्शन की बात करें, जी, जी, तो अर्जुन ने अपना ज्ञान दिया और जो कोख में पल रहा बेटा था, उसने उसको सीख लिया। यहाँ तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो समाज में आ चुके हैं, इस बिल्कुल, धरती पर आ चुके हैं। जब वो परिवार में कुछ होता हुआ देखेंगे, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, उन्होंने उसी को सीख लेना है और जी, उसी के इंप्रेशंस को गैदर करके वो समाज में जाएँगे। बिल्कुल सर। कहीं न कहीं आजकल माँ-बाप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जाने-अनजाने में बहुत सी गलतियाँ कर बैठते हैं। कौन-सी वो गलतियाँ आप मानते हैं जो
आम माँ बाप लगातार कर बैठते हैं? देखिए, अब माँ बाप तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि मेरा बच्चा रास्ते से भटक जाए। जी, सभी की कोशिश यही रहती है कि हमारा बच्चा जीवन में सफल हो, जी, किसी को निराश ना करे, किसी का गलत ना करे। बिल्कुल। परंतु अ, हमारे यहाँ एक सिस्टम क्या है कि हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए राज़ी नहीं होते। जी, अगर आप विदेशों में जाएँगे तो आपको पता लगेगा कि माँ बनने से पहले माँ जो है ट्रेनिंग लेती है, जी, सीखती है बिल्कुल। कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या करना है, मेरा बच्चा हेल्थी कैसा होगा, जी, मुझे कोई परेशानियाँ डिलीवरी में ना आए। तो इस जी, प्रकार की ट्रेनिंग भी माताएँ वहाँ पे लेती हैं। और यहाँ भी हमारे माँ-बाप जो हैं, उनको भी मैं ये निवेदन करूँगा कि विद्यालय में समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, जहाँ ये बताया जाता है कि इस प्रकार से हम बच्चों के साथ व्यवहार करें। तो बच्चा सीख जाएगा। अब माँ-बाप की सबसे पहली कमी ये है कि मानो किसी माता ने या किसी पिता ने अपने बच्चे को किसी कारण से चपत लगा दी, बिल्कुल। उसको डाँटना शुरू कर दिया, जी, गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि आपने क्या कर दिया? आपने उस बच्चे को एक संदेश दिया है कि गलती छोटी है या बड़ी है, आपने व्यवहार इस प्रकार से करना है, बच्चा उस व्यवहार को सीख जाएगा। बच्चे इसीलिए वॉयलेंट हो रहे हैं। अभी आपने कहा कि हिसार में एक प्राचार्य की हत्या कर दी थी। जी, बिल्कुल। ऐसे ही अलग-अलग जगह पे न्यूज़पेपर्स में आपने खबर भी सुनी होंगी जी, कि वाटर बॉटल में वेपन लेके आता है बच्चा, चाकू लेके आया, लंच बॉक्स में बच्चा गन ले आया, जी, पिस्टल ले आया अपने घर बिल्कुल। से। तो ये जो वातावरण हम बना रहे हैं अपने-अपने घरों में, इसको रोकना होगा। ये हमारी तरफ से बच्चों को वायलेंट बनाने की गलती है। तो बिल्कुल। बच्चा वही करेगा जो माँ-बाप कर रहे हैं, सीखेगा। अध्यापक उसको प्रभाव को दूर करने की कोशिश करता है, परंतु जी, जब ज़्यादा लंबे समय तक वो समाज में रहता है, तो अध्यापक का प्रभाव थोड़ा-सा वहाँ पे कम हो जाता है। तो बच्चे के साथ प्यार से बोलिए, उसकी काउंसलिंग करिए, बच्चे के साथ समय बिताइए। जी, अब देखने को में जो आ रहा है, दोनों पेरेंट मदर और फादर दोनों वर्किंग हैं, बच्चे के लिए समय जी, नहीं जी, है। बिल्कुल। क्योंकि एकाकी परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो चुकी हैं, तो दादा-दादी साथ नहीं है, जी, तो वो बच्चा अकेला हो गया। वो किस तरीके से अपना समय व्यतीत करेगा ये आपको नहीं पता है। तो बिल्कुल। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को अपने से दूर ना करें, हम उन्हें समय दें। अगर हम समय देंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो उनको अपने किचन के काम में हाथ बटाने के लिए जी, कहेंगे, वो बच्चे आपके साथ भावनात्मक तौर से जुड़ जाएँगे, आपकी बात को मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, सर कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो माँ-बाप को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए अगर बच्चा किसी वजह से मार्क्स कम ले आया, तो माँ-बाप को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए उनको? पहले तो माँ-बाप ये सोच लें कि मार्क्स लाना ही जीवन नहीं है। बिल्कुल। हमारे लिए हमारा बच्चा महत्वपूर्ण है, उसका जी, जीवन महत्वपूर्ण है। मार्क्स के बेसिस पे हम ये कैटेगराइज़ ना करें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा इंटेलिजेंट जी, नहीं है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर जी जितना अच्छा क्रिकेट में कर पाए, उतना अच्छा एकेडमिक्स में जी, नहीं कर पाए। बिल्कुल। और ऐसे कितने ही उदाहरण मैं देश-विदेश से आपको दे सकता हूँ जी, कि ये जो अंक प्रणाली है, इसने बच्चे को खराबी किया है। और इस अंक प्रणाली की वजह से ही माँ-बाप जो है अपने बच्चे का दूसरे से तुलना करते हैं। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। तुलनात्मक अध्ययन बच्चे का है, जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने तुलना करनी है तो ये करें कि मेरे बच्चे को कल तक ड्राइविंग नहीं आती थी। बिल्कुल। जैसे मानो 18 साल से ऊपर का बच्चा है, जी, तो आज 18 साल के बाद मैंने उसको अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल के उसको ड्राइविंग स्किल सिखानी है। बिल्कुल। अगर 18 साल से नीचे की बात करें, आप स्विमिंग करवाएँ। जी, स्विमिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज़ है, जिससे बच्चे की हेल्थ भी ठीक रहेगी और सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। बिल्कुल। तो आप स्किल्स डेवलप करने की बात करें, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स हैं। आप इनके ऊपर अगर बात करेंगे बच्चे के साथ, तो जी, आपको पता लगेगा कि एजुकेशन है क्या? मार्क्स पाना एजुकेशन नहीं है। मार्क्स रट्टा लगाने वाले लोग भी ले लेते हैं, लेकिन जब बात कुछ क्रिएटिव करने की आती है, कुछ नया बनाने की आती है, साइंटिस्ट बनने की आती है, तो बच्चा पिछड़ जाता है। बिल्कुल। सर एक बड़ा चिंता का विषय भी है, हमारे बच्चे दूसरी स्टेटों में जाकर कोचिंग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं डिप्रेशन में सुसाइड केसेज़ बढ़ रहे हैं लगातार। पिछले दिनों भी हमारे रानी एरिया के 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये लगातार इस तरह के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं।
क्या कारण मानते हैं बच्चों में सहन शक्ति नहीं है या माँ बाप का दबाव है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, सोसाइटल प्रेशर है। जब माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा तेरे चाचा का लड़का इंजीनियर बना, जी। तू क्या करेगा? जी। ये प्रेशर है, ये दबाव है, ये बिल्कुल। स्ट्रेस है। हर बच्चा स्ट्रेस्ड है। अगर बच्चा 12वीं क्लास के बाद 1 साल ड्रॉप करके कोटा में या सीकर में कोचिंग लेने जाता है या दिल्ली में कोचिंग लेने जाता है, जी। तो आप समझिए कि उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव है। तो बिल्कुल। और अगली बात ये है कि कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते थे और जिनको ज़बरदस्ती परिवार के दबाव से वहाँ भेज दिया गया कि आप तैयारी करो और इतने नंबर लाके इस टेस्ट को क्लियर करके इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। जी। तो ये जो दबाव है, ये मानसिक दबाव जब बन जाता है तो उसके बाद बच्चे की हालत खराब हो जाती है। बच्चे के साथ रहने वाला कोई नहीं है, माँ-बाप उसको अपने से दूर कर रहे हैं, माँ-बाप का प्यार प्रेम उसको मिला नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं मिला है, समाज का सपोर्ट उसको मिलता नहीं है, तो उस दबाव में आके वो बच्चा ऐसा निर्णय लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए। ये बच्चे को भी, सभी बच्चों को ये सोचना है कि वो सिर्फ अपने माँ-बाप के नहीं है, उनकी संपत्ति नहीं है, वो इस देश की संपत्ति है, इस देश के एसेट्स हैं वो। और जब आप इस देश के ह्यूमन एसेट्स हैं, तो आप अपना जीवन खत्म कर लें, यह निर्णय लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो यह बच्चों को बेसिक नीचे से ही सिखाना पड़ेगा कि आपका जीवन देश के प्रति समर्पित है। आप चाहे टीचर बन के सेवा करें, डॉक्टर बन के सेवा करें, इंजीनियर बन के सेवा करें या कोई प्रोफेशनल बनकर इस देश की सेवा करें या देशवासियों की सेवा करें, आप उनकी सेवा करें। माँ-बाप से मेरा एक ही निवेदन कि किसी बच्चे पर दबाव ना डालें, वो जो बनना चाहता है उसको बनने दें। और कोचिंग सेंटर, मैंने पहले भी कहा है, कोचिंग सेंटर में स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस पैदा करते हैं, तो वो दबाव उन बच्चों के ऊपर ना आए, इसीलिए बच्चों को विद्यालय में जाने दें, ताकि अलग-अलग जो स्टेज की एक्टिविटीज़ हैं, वो डांस करेगा, सिंगिंग करेगा, डेक्लेमेशन करेगा, तो डिबेट करेगा, उसके जीवन में जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ एनसीएफ पे फोकस करेगा और वो भी एज एप्रोप्रिएट, तो चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। माँ-बाप के साथ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, तो बच्चा इस निर्णय पे नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों। आज अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में कौन-सी बड़ी कमी है जो आपको नज़र आती है? शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की कमियां हैं जो चर्चा में आ जानी चाहिए। पहले तो जो हमने शिक्षा को दो अलग-अलग गुटों में बांट दिया, क्षमा चाहूँगा परंतु इस प्रकार की बात कभी कोई करता नहीं है। हमने 2 गुटों में शिक्षा को बांट दिया, एक सरकारी क्षेत्र जिसको हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं और दूसरा प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो शिक्षा दी जा रही है विद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थानों में। तो इन दोनों के लिए सभी का अलग-अलग व्यवहार है। इस अलग-अलग व्यवहार और अलग-अलग सिस्टम की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, समाज भी परेशान है। तो ये जो सिस्टम है, ये एक ही चलना चाहिए, अलग-अलग सिस्टम ना चले। तो जिस प्रकार की गतिविधियाँ हमारे निजी विद्यालयों में हो रही हैं, मैं उनको, आप स्टेज एक्टिविटीज़ की बात करो या स्पोर्ट्स की बात करो या अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स की बात करो, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी उसी प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ जो समस्याएँ जो हैं, जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं, मैंने सभी प्रिंसिपल से, स्कूल लीडर से बात की, बहुत सारे स्कूल लीडर से बात की, तो क्या कहते हैं कि जी हम इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट्स ऐसे पहुँचते हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, जिनको रख नहीं पाते, उनको टीचिंग एप्टीट्यूड उनका ठीक नहीं है या सब्जेक्ट नॉलेज ठीक नहीं है। जो इस प्रकार की अच्छे टीचर की उपलब्धता नहीं है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये उपलब्धता क्यों नहीं है, इसके विषय पे भी आपको जाना पड़ेगा। और जो तीसरी, जब अगर टीचर से संबंधित ही बात करूँ, तो लेसन प्लान्स बनाने की एक बड़ी समस्या है। आप स्कूल्स को विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने टीचर्स लेसन प्लान्स उस तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से वो बनने चाहिए। मानो मैं इंग्लिश के लेसन प्लान की बात या किसी लैंग्वेज के लेसन प्लान की बात करता हूँ, तो 4 बेसिक स्किल्स हैं उसमें, LSRW हम उसको बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो इसमें हमें ये देखना है कि जो लेसन प्लान टीचर ने तैयार किया, क्या वो चारों स्किल्स को लेके तैयार किया, एक स्किल को लेके तैयार किया, 2 को लेके तैयार किया। हमें कई बार पता लगता है कि ये आभासी नहीं है कि किसको लेके ये लेसन प्लान तैयार हुआ है। फिर दूसरी चीज़, जो टेक्निकल चीज़ें जो हो जानी चाहिए,
जैसे जी। मानो बच्चा स्कूल में पहली बार आया है, वो नर्सरी क्लास हो सकती है उसकी, जी। तो उस नर्सरी क्लास में बच्चे को किस पैटर्न से पढ़ाया जाना चाहिए। कितने ही विद्यालय ऐसे हैं जहाँ ए फॉर एप्पल से पढ़ाना शुरू कर देते जी, हैं, राइटिंग पे फोकस करते हैं, जबकि लैंग्वेज में पहले लिसनिंग से स्टार्ट होता है और हम सीधा और कोई पैटर्न से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अगर पैटर्न से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि हम ईजी टू डिफिकल्ट नहीं जा रहे, हम डिफिकल्ट से ही शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आप एक शिक्षक रहे, उसके बाद प्रिंसिपल बने, आज आप एक राइटर भी हैं। ये लेखक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या लगता है ये लेखन है, शिक्षक को कैसे प्रभावित कर सकता है? मैं जब कॉलेज में था तो उस समय डेक्लेमेशंस में पार्टिसिपेट करता था, जी। डिबेट में पार्टिसिपेट करता था। तो उन सब चीज़ों में क्या था कि मुझे कंटेंट डेवलप करना पड़ता था। जी। इधर से लिया, उधर से लिया, किसी अध्यापक की मदद ले ली, किसी पुस्तक से ले लिया, कुछ अपने आप लिख लिया। जी। तो जैसे-जैसे उन स्टेज एक्टिविटीज़ में मेरा पार्टिसिपेशन बढ़ा, जी। वैसे-वैसे मुझे कुछ अपनी पोएटिक लाइन्स लिखने का भी शौक हुआ। जी। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत थी तो कुछ वाक्य लिखे, कुछ लाइनें लिखी, धीरे-धीरे वो लिखना शुरू हुआ। जी। फिर जैसे मैंने बताया डॉक्टर आर.एस. मलिक प्रोफ़ेसर रहे, वो ऑथर भी थे, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। फिर डॉक्टर आर.सी. दहिया मेरे प्रोफ़ेसर रहे, जी। वो ऑथर रहे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप ऑथर का काम कर सकते हैं। तो मैंने शुरुआत की। 2000 में मेरी पहली पुस्तक छपी थी, वो इंग्लिश की किताब थी किसी पब्लिशर की। जी। तो 2000 से लेके 2025 तक मैंने काम किया ऑथर का। अब कम करता हूँ, अब रिसोर्स पर्सन का काम ज़्यादा है, पिछले 5 साल से रिसोर्स पर्सन का काफ़ी काम है। जैसा आपने बताया कि आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, आपका कौन-सा संदेश है आपकी उस पुस्तक का जो बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? नहीं, मेरी वो जो पुस्तकें हैं वो बच्चे के सब्जेक्ट से संबंधित हैं। जी। इंग्लिश की ग्रामर मैंने लिखी हैं, जी। तो ग्रामर बुक्स जो लिखी उसमें कई चीज़ें ऐसी थी, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए, उस प्रकार से पढ़ाई नहीं जाती। तो जो मैंने उसमें डाला है अपनी ग्रामर बुक्स में, तो वो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। जी। जैसे मानिए 5th क्लास के बच्चे को जितना ग्रामर का नॉलेज हो जाना चाहिए, वो चीज़ सभी में एक ही कंटेंट दे दें, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने ग्रामर बुक्स देखी हैं लोगों की, आप देखेंगे कि नाउन का टॉपिक ग्रेड 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है और उसमें डिफरेंस भी कोई नहीं है। लगभग एक जैसा सही कंटेंट दे दिया, तो ये डिफरेंस करना चाहिए और हमें चीज़ों को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहिए बच्चों के सामने जी। कि वो सरलता से उसको सीख जाएँ, कठिनाई ना आए उनको और जो पूर्ण नॉलेज है वो उनको दिया जाए। जी। हाँ, बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब बात करें तो आने वाले 10 सालों में आप शिक्षा को किस रूप में बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी अगर मैं एनईपी के अकॉर्डिंग बात करूँ या एनसीएफ के अकॉर्डिंग बात करूँ, जी। तो मेरा मानना है कि स्किल एजुकेशन पे फोकस हो रहा है। तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगी आगे जी। और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी अब पूरा फोकस है, क्योंकि अभी वोकेशनल एजुकेशन के अंडर जो आईटी भी पढ़ाया जा रहा है 402 जिसका कोड है, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग से बुकलेट डाल दिया है और जी। करिकुलम डाला है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से रोट लर्निंग से हटके हम स्किल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चे स्किल्ड होंगे। लाइफ स्किल पे भी फोकस हो रहा है अब काफ़ी सारी वर्कशॉप सीबीएसई ने भी मेंटल हेल्थ पे कराई हैं। तो हो सकता है टीचर्स में परिवर्तन हो और बच्चों में भी वो बदलाव आए, वो स्किल्ड भी हों और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का आभास भी हो जाए। परंतु इस बात में कोई संशय नहीं है कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँगे ही, हम उनको रोक भी नहीं पाएँगे क्योंकि परिवर्तन इतनी तेज़ गति से है कि हमारे से पहले बच्चा उस चीज़ को सीख लेता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मैं उतना उपयोग नहीं कर पा रहा हूँगा, जितनी अच्छी तरीके से मेरे बच्चे कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का तो युग है ही है, आगे आने वाली जो क्लासरूम्स होंगी, वो स्मार्ट क्लासरूम्स रहेंगी ही रहेंगी। पहले जो प्रोजेक्टर लगा के, प्रोमीथियन बोर्ड्स लगा के हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते थे, आज उसकी जगह जो है
वो स्मार्ट बोर्ड्स ने ले ली है, वही कंप्यूटर का भी काम करते हैं। लेसन प्लान्स उसमें जो भी आपने पढ़ाया वो उसमें सेव हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आप उसको खोल के देखना चाहें तो इस प्रकार की क्लासरूम्स आपके सामने डिजिटलाइज्ड हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल सर, भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए स्कूलों को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए? स्कूल्स को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा जी, और टेक्नोलॉजी के साथ भी वो जुड़ें, अपने क्लासरूम्स को अपग्रेड करें, अपनी लैब्स को अपग्रेड करें। इसमें मेरा एक और भी कहना है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे को विद्यालय में मिल जाना चाहिए जी, वो जरूर कराएं। जैसे मैंने बहुत सारी जगह देखा है क्लासेस में लैब मैनुअल्स लगते हैं। जी, वो लैब मैनुअल्स इसलिए हैं कि जो लैब में एक्टिविटी हुई जी, उसकी जो रीडिंग आई वो रीडिंग बच्चा अपने लैब मैनुअल में लिखे। परंतु लैब मैनुअल्स को भी कई स्कूल्स में एक फॉर्मेलिटी बना दिया है। कई जगह तो मुझे पता लगा कि वो जून में होमवर्क के लिए दे देते हैं कि आप जून में सारे प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स लिख के लेके आइए। जी, इससे क्या होगा कि जो लैब की एक्टिविटी लैब में होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, बच्चे का इंटरेस्ट कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगा साइंस में। तो जो होना चाहिए साइंस की लेबोरेटरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो वो वहाँ पे हो। कंप्यूटर लैब में जो काम होना चाहिए वो कंप्यूटर लैब में हो। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनको थ्योरी सब्जेक्ट्स बना के ना पढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। सर, आखिरी एक लाइन में सवाल पूछूं तो हर स्टूडेंट को कौन सी एक किताब पढ़नी चाहिए? द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, रॉबिन एस शर्मा ने लिखी है। मैंने इस किताब को लगभग 3 बार पढ़ा है। जी, तो हर बच्चे को उस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसने अपना सारा कुछ छोड़ के, बहुत ज़मीन जायदाद, बहुत पैसा उसके पास था, जी, सब कुछ छोड़ के उसने जीवन जीना शुरू किया। बिल्कुल, ही बिकेम ए मॉन्क। जी, फरारी थी उसके पास, तो आपको जी, पता है कि फरारी की कॉस्ट क्या है। तो बिल्कुल, फरारी बेच के, घर बेच के, सारा काम करके वो एक मॉन्क बना। तो वो क्यों बना, इस बात को समझने के लिए बच्चों को उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, हम कितना भी पैसा कमा लें, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम जीवन में खुश नहीं रह सकते। जी, बिल्कुल। एजुकेशन पॉलिसी में जरूरी एक सुधार। एक तो सभी बच्चों को अपनी भारतीय परंपराओं की तरफ उन्होंने खींचा है। इंडियननेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, एक, और दूसरा फोकस ऑन स्किल एजुकेशन। जी, ये 2 बहुत अच्छे सुधार एजुकेशन में हैं। बिल्कुल। आखिर में सर, बात करें स्कूल संचालक, अभिभावक और बच्चे, और जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, इन चारों के लिए एक संदेश। मेरा सभी से निवेदन यह है कि बच्चों को अपने से दूर ना होने दें, अपने साथ रखें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत लाभदायक हो सकते हैं, परंतु वो तभी होंगे जब वो आपके साथ बैठ के उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस्तेमाल करें। उन बच्चों को एटिकेट सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों को पुस्तकें पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है। एक्स्ट्रा रीडिंग हैबिट्स उनकी डेवलप करें। बिना पढ़े वो कभी ना सोएं, चाहे वो 1 पेज पढ़ के सोएं। समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें। तो हमारे आस-पास देश-विदेश में क्या हो रहा है, इस बात की चर्चा माँ-बाप उनके साथ करें, अध्यापक उनके साथ करें। तो ऐसा नहीं है कि जो पुस्तक में लिख दिया वो फाइनल हो गया। जी, पुस्तकें 1 साल पहले छपी हो सकती हैं, 5 साल पहले छपी हो सकती हैं, लेकिन हमारे समाज में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनका विश्लेषण क्लासरूम में भी हो जाए और माँ-बाप अपने घर पे भी कर लें, तो मेरा मानना है कि उनका आचरण, उनका विचार, उनका व्यवहार ठीक हो जाएगा। जी, बिल्कुल सर, शुक्रिया। बहुत अच्छी जानकारी दी। जी दोस्तों, बिल्कुल जैसा आपको बताया, सोनीपत से हमारे पास पहुँचे हुए थे डॉक्टर मुकेश कुमार जी। सो बहुत ही गहन जानकारी दी इन्होंने शिक्षा जगत में, जहाँ एक अध्यापक को, एक स्कूल चलाने वाले प्रिंसिपल को और बच्चों को बहुत सा ज्ञान मिलेगा इस वीडियो से, बहुत सी जानकारी मिलेगी जो आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी, अगर एक भी शब्द आपके दिमाग में बैठ गया तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सो मिलते रहेंगे, फिर ऐसी चर्चा करते रहेंगे, फिर ऐसे एपिसोड लेकर आते रहेंगे जिसकी जानकारी आप सब तक पहुंच पाए।
तो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के बहुत बहुत साथ। धन्यवाद।